नमस्कार। संविधान में लास्ट संघ शासित प्रदेश पढ़ रहे थे। संघ शासित प्रदेश का संवैधानिक प्रावधान संविधान के भाग 8 अनुच्छेद 239 से 241 में पढ़ा जाता है। अनुच्छेद 242 भी संघ शासित प्रदेश का एक हिस्सा था, जिसे डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया। तो अभी 241 तक ही इन प्रावधानों को पढ़ा जाएगा। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या 8 है और संघ शासित प्रदेशों पे केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण होता है। संसद के द्वारा विधि बनाकर केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य विधानमंडल या विधानसभा का गठन किया जा सकता है। केवल विधानसभा का गठन किया जा सकता है। अब विधानसभा का जब गठन होगा तो मुख्यमंत्री भी होगा और उसकी एक मंत्री परिषद है, उसका एक मंत्रिमंडल भी होगा। ऐसा दिल्ली और पुदुचेरी में देखने को मिलता है। ये भारत के दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा का गठन संसद ने किया है। अब यहाँ मुख्यमंत्री भी है, मंत्री परिषद भी है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार का नेतृत्व करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल की भी नियुक्ति की जाती है। तो भले ही विधानसभा का गठन हो जाए केंद्र शासित प्रदेशों में और वहाँ मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति हो जाए, उसके बावजूद भी स्वतंत्र नहीं होगा वो मुख्यमंत्री या उसका मंत्रिमंडल राज्य सूची के विषय पे पूर्ण रूप से कानून बना सके। जो व्यवस्था में राज्य में देखने को मिलती है, जैसे राज्य सरकारें राज्य सूची के विषय पे अपने राज्य के लिए कानून बना सकती है और स्वतंत्र होती हैं वो, ऐसे जो है केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री स्वतंत्र नहीं होते हैं। और दिल्ली में कई बार शोर भी मचता है। जो दिल्ली सरकार वो शोर मचाती है, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए हमें। तो कौन कौन से प्रावधान हैं जिस पे दिल्ली सरकार कानून नहीं बना सकती, उन्हें समझेंगे। और पहले इसकी पृष्ठभूमि को तैयार करते हैं, शुरुआत करते हैं इसकी अनुच्छेद 239 से। हेडिंग लगाएंगे केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश। और संविधान के भाग 8 में पढ़ा जाता है। आर्टिकल 239 से 241 में इसका प्रावधान है। भारत में संख्या 8 है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 239। अनुच्छेद 239 बात करता है संघ शासित प्रदेशों में या संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान। संघ शासित प्रदेशों का प्रावधान लिखते हैं अभी। अब इसका पहला क्लोज 239A ये कहता है संसद द्वारा बनाई गई विधि के अतिरिक्त भारत के सभी संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। के द्वारा होगा। अब यहां बात समझने की है कि अगर संसद ने कोई विधि बना दी प्रशासन से संबंधित, तो संघ शासित प्रदेशों में प्रशासन जो होगा उस विधि के अनुसार होगा। और जब तक कोई विधि नहीं बनाती है, जब तक जो प्रशासन कार्य होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा होगा। इसे हम दो तरह से समझ सकते हैं। पहला पहलू तो ये हो गया कि प्रशासन के लिए या तो संसद
ने जो विधि तय की है उससे प्रशासन चलेगा, या फिर जो राष्ट्रपति के द्वारा प्रशासन चल रहा है जब तक विधि नहीं बनती ऐसे ही चलता रहेगा। अल्टीमेटली बात जो है आती है केंद्र सरकार पे ही। अगर संसद रूल बनाती है तो भी उसका निर्वहन राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा यहां, और रूल नहीं बनाती है जो प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जा रहा है तो वो प्रशासन भी केंद्र सरकार ही कर रही है, क्योंकि यहां राष्ट्रपति जहां नाम आ गया है, राष्ट्रपति का मतलब ही संघीय कार्यपालिका से है। अनुच्छेदों में दोहराव है, रिपीट होते हैं, ये एक से ही प्रावधान को कई बार पढ़ सकते हैं हम। तो इसमें ये ध्यान रखना कि संसद द्वारा बनाई गई विधि के अतिरिक्त जो संसद ने विधि बना दी उससे शासन चलेगा, उसके अतिरिक्त भारत के सभी संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होगा। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो प्रशासन हो रहा है, यहां भी पीछे सलाह जो चल रही है वो संघीय कार्यपालिका की चल रही है, मतलब संसद की सलाह से ही काम चलता है यहाँ। अब जो राष्ट्रपति यहां प्रशासन करेंगे तो इसमें क्या होगा, राष्ट्रपति प्रशासन के लिए प्रत्येक संघ राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में एक एक प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक की नियुक्ति करेंगे। ये भी अनुच्छेद 239 क्लोज फर्स्ट का ही पार्ट है। ये समझ लेने की बात है, राष्ट्रपति जब प्रशासन करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों में तो उसके लिए एक प्रशासक की आवश्यकता होगी। अब ये जो प्रशासक है ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है भाई। कैसे, उसको समझते हैं। इसमें आगे हम लिखेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासकों के विभिन्न उपनाम हो सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक को विभिन्न नामों से जाना जाता है। अब इसमें यह भी बात याद रखने की है कि जो विभिन्न नामों से जाना जा रहा है इस नाम को भी देने का काम राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति तय करेंगे किस प्रशासक को क्या नाम दिया जाए। अब इस जैसे इसका उदाहरण समझो। उदाहरण में क्या समझेंगे, जैसे कैसे अंडमान निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख में जो प्रशासक नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रशासक को उपराज्यपाल या एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी कहा जाता है।
अब अंडमान निकोबार में अलग प्रशासक होगा, जम्मू एंड कश्मीर में अलग होगा, लद्दाख में अलग होगा। ऐसा भी हो सकता है कि संयुक्त कर दे, राज्यपाल को उपराज्यपाल बना दे कहीं। तो ये बात समझ लेने की है कि केंद्र शासित प्रदेशों में जो प्रशासनिक कार्य हैं या केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति करेगा। अब राष्ट्रपति इस प्रशासन के लिए वहां प्रशासक को नियुक्त करेगा एक, और ये प्रशासक के अलग अलग नाम हो सकते हैं। जैसे अभी उपराज्यपाल पढ़ा, ये अंडमान निकोबार हुआ, जम्मू एंड कश्मीर हुआ, लद्दाख हुआ। इसमें जो प्रशासक के रूप में एडमिनिस्ट्रेटर जो है, इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जा रहा है, उपराज्यपाल कहा जा रहा है। वहीं अगर चंडीगढ़ में देखें तो इसको चीफ कमिश्नर कहा जाएगा या मुख्य आयुक्त कहा जाता है। तो अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं। ऐसे ही चंडीगढ़ में प्रशासक को क्या कहा जा रहा है? मुख्य आयुक्त। अब नाम बदला है, शक्तियां उपराज्यपाल वाली ही हैं, लेकिन क्या कहा जाएगा? मुख्य आयुक्त कहा जाएगा। ऐसे ही एक दो नाम और, जैसे दमन दीव, दादर नगर हवेली, एक ही हो गया ना अब ये, नागर नहीं नगर हवेली। अब इसमें जो प्रशासक है उसको प्रशासक ही कहा जाता है सिर्फ। जैसे दिल्ली और पुडुचेरी। अब दिल्ली और पुडुचेरी में जो प्रशासक का काम करेगा, ये समझ लेने की बात है। यहां प्रशासक कहा जा रहा है किसको? उपराज्यपाल को, एलजी को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहा जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा भी है, तो यहां मुख्यमंत्री भी है, और इसका क्या है? मंत्रिमंडल भी होगा। ये दोनों अपनी सलाह से काम करेंगे, और ये किसकी सलाह से काम करेगा? केंद्र सरकार या राष्ट्रपति की सलाह से काम करेगा। ये राष्ट्रपति की सलाह से करेगा, राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका या मंत्री परिषद से सलाह लेगी। तो इस तरह के जो है उपनाम चलते हैं। आर्टिकल 239 क्लोज फर्स्ट पढ़ रहे थे हम। नेक्स्ट, आर्टिकल 239 क्लोज 2 ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य के निकटतम संघ शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 239 क्लोज 2, अनुच्छेद 239 परंतुक 2 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य के निकटतम संघ शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है।
सबसे पहली बात तो ये है कि संघ शासन, जो संघ शासित प्रदेश है उनका प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होगा। इस प्रशासन के लिए राष्ट्रपति प्रशासक की नियुक्ति करते हैं। ये प्रशासक किन्हीं संघ शासित प्रदेशों में तो उपराज्यपाल कहलाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहलाता है, कहीं ये कहलाता है मुख्य आयुक्त, चीफ आयुक्त, चीफ कमिश्नर, और कहीं ये कहलाता है केवल प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर ही कहलाता है। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि जो राज्य हैं, राज्यों के जो राज्यपाल हैं, इन राज्यपालों को उस राज्य के निकटतम जो संघ शासित प्रदेश होगा उसका प्रशासक भी बना दिया जाएगा। तो राज्यपाल की दोहरी भूमिका होगी। राज्यपाल एक राज्य में तो राज्यपाल का काम करेगा, और यही राज्यपाल दूसरे संघ शासित प्रदेश में प्रशासक के रूप में काम करेगा। इसका अच्छा उदाहरण चंडीगढ़ है। पंजाब के जो राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, ये पंजाब के तो राज्यपाल हैं, और जो चंडीगढ़ यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके प्रशासक हैं, और वहाँ प्रशासक को कहा जाता है चीफ कमिश्नर या मुख्य आयुक्त। तो जब ये चंडीगढ़ में प्रशासनिक कार्यों में लिप्त होते हैं तो ये कहलाते हैं मुख्य आयुक्त बनवारी लाल पुरोहित, और जब ये पंजाब में प्रशासनिक कार्यों में लिप्त होते हैं तो ये कहलाते हैं राज्यपाल। एक व्यक्ति दोहरी भूमिका लिखेंगे इसे। तो जैसे पंजाब के राज्यपाल को चंडीगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया गया है। अब ये समझ लेने की बात है, पंजाब राज्य में बनवारी लाल जो हैं पंजाब के राज्यपाल हैं। अब ये इन पे जो है दोहरा दायित्व है, ये पंजाब के साथ साथ चंडीगढ़ के भी प्रशासक हैं। अब जब ये पंजाब में होते हैं, पंजाब के राज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं, तो इनका पद राज्यपाल का ही है, और ये पंजाब सरकार के मंत्री परिषद की सलाह से काम करते हैं। ये समझ लेने की बात है। अगर पंजाब में ये काम कर रहे हैं राज्यपाल पद पर, तो ये किसकी सलाह से चलेंगे? मंत्री परिषद की सलाह से चलेंगे, और जो संवैधानिक शक्ति इन्हें विवेक की मिली हुई है, इनका जो खुद के विवेक से कार्य कर सकते हैं, उससे काम करेंगे। लेकिन जब यही बनवारी लाल चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में काम करते हैं तो ये कहलाते हैं मुख्य आयुक्त, और अब ये पंजाब के नियंत्रण से मुक्त हैं। यहां ये काम करेंगे राष्ट्रपति के हिसाब से। समझ लेना बात को, ठीक है। अनुच्छेद 239 हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे क्या? हेडिंग लगाएंगे क्या? हेडिंग लगाएंगे संघ शासित प्रदेशों में विधानसभा का गठन। अब इसके लिए जो है आर्टिकल 239A पढ़ा जाता है। अनुच्छेद 239A क्या कहता है? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इस अनुच्छेद को 239 को 14वें संविधान संशोधन
1962 के द्वारा जोड़ा गया। अब हम कल भी पढ़ रहे थे, ये जो 14वां संविधान संशोधन है, इस 14वें संविधान संशोधन ने दो काम किए। सबसे पहला काम क्या किया कि जो फ्रांस के कब्जे वाला भारत का क्षेत्र था, क्या, पुडुचेरी, पुडुचेरी को संघ शासित प्रदेश बनाया। कल हम पढ़ रहे थे ना। और दूसरा इसने काम किया, इसने 239A आर्टिकल को जोड़ दिया और इसके द्वारा यह कहा गया कि संसद कुछ राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, गोवा, पुदुचेरी और क्या, त्रिपुरा, दमन और दीव, इनमें विधानसभा का गठन कर सकती है, या किसी भी संघ शासित प्रदेश में विधानसभा का गठन करने की शक्ति संसद के पास होगी, ऐसे समझ लेते हैं। 14वें संविधान संशोधन से दो काम हमने इसमें पढ़े थे, दो प्रावधान हुए थे। एक तो पुदुचेरी को क्या बना दिया गया, संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। किससे लिया गया था, फ्रांस से। और दूसरा जो है अनुच्छेद 239A अनुच्छेद जोड़ा गया 14वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब ये क्या कहता है, 239A कहता है कि संसद विधि बनाकर किसी संघ शासित प्रदेश में विधानसभा का गठन कर सकती है। गठन कर सकती है। अब इसमें जो है ये व्यवस्था गोवा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, पुडुचेरी और क्या, दमन और दीव, इन सब में की गई थी। इसके साथ साथ किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा गठन किया जा सकता था। अब ये जितने भी राज्य हैं, ये जितने भी उस समय के केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये क्या बन गए बाद में आकर, इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। तो इनमें से केवल कौन बचा, पुदुचेरी, जिसमें विधानसभा का गठन होगा। अब सरकार ने क्या काम किया, यहां एक एक्ट बनाया, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963, 62-63। इस अधिनियम के द्वारा पुदुचेरी में 1963 में और दिल्ली में 1992 में विधानसभा का गठन किया गया। यहां तक क्लियर? फिर से समझते हैं। 14वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ। 14वें संविधान संशोधन से पुदुचेरी को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और इसके साथ साथ एक आर्टिकल जोड़ा गया संविधान में 239A, और इसमें संसद को ये शक्ति होगी, प्रावधान डाला गया कि संसद को इसमें शक्ति होगी
कि किसी संघ शासित प्रदेश में वो विधानसभा का गठन कर सकती है। अब जिस प्रदेश में वो संघ शासित प्रदेश में विधानसभा का गठन करेगी तो वहाँ मुख्यमंत्री भी होगा, वहाँ मंत्रिमंडल भी होगा, और वहाँ नियंत्रण से मुक्त हो जाएगा वो केंद्र शासित प्रदेश राज्यपाल के, राज्यपाल नहीं राष्ट्रपति के। तो इसमें जो है नियंत्रण से मुक्त होगा या नहीं होगा इसको समझते हैं। तो विधानसभा का गठन कहाँ कहाँ हुआ? पुदुचेरी में हुआ और दिल्ली में हुआ। एक्ट 1962-63 का एक्ट है ये। 14वें संविधान संशोधन के द्वारा 239 को जोड़ा गया और उसमें इस अधिनियम को लाया गया और विधानसभा का गठन कर दिया गया। चलते हैं आगे। तो इसमें आगे क्या लिखेंगे हम? जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा का गठन होगा वो प्रदेश राष्ट्रपति के नियंत्रण से मुक्त हो जाएंगे। यही तो पढ़ेंगे हम। अब इसको हम संवैधानिक प्रावधान में शामिल करते हैं। इस व्यवस्था के लिए अनुच्छेद 240 को पढ़ा जाता है। अनुच्छेद 240 क्या कहता है उसको समझो। अनुच्छेद 240, अभी वैसे 240 को नहीं पढ़ना था लेकिन समझेंगे इसको। 240 कहता है कि संघ शासित प्रदेशों में शांति, प्रगति व सुशासन स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियम बनाए जाएंगे। अनुच्छेद 240 कह रहा है ये कि किसी भी संघ शासित प्रदेश में शांति, प्रगति व सुशासन स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा नियम बनाए जा सकते हैं। लेकिन इसी में लेकिन जिन संघ शासित प्रदेशों में विधानसभा का गठन हो जाएगा, ऐसे प्रदेशों में विधानसभा के प्रथम अधिवेशन से राष्ट्रपति का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। इस बात को समझ लेना। अनुच्छेद 240 बात करता है क्या? अनुच्छेद 240 कह रहा है कि जो संघ शासित प्रदेश हैं उनमें शांति, सुशासन, प्रगति बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा नियम बनाए जा सकते हैं या बनाए जाएंगे। लेकिन जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं का गठन हो जाएगा, ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा की पहले अधिवेशन से ही राष्ट्रपति का नियंत्रण खत्म हो जाएगा। मतलब जो प्रशासनिक कार्य राष्ट्रपति कर रहे थे वो अब राष्ट्रपति नहीं करेंगे, वो विधानसभा करेगी। विधानसभा में जो मुख्यमंत्री पद धारण करेगा व्यक्ति और उसका मंत्रिमंडल, वो शासन व्यवस्था चलाएगा। ये बात अनुच्छेद 240 कह रहा है। तो सही है।
लेकिन इस बात को 7वीं अनुसूची काट देगी। शेड्यूल 7 में कहा गया है कि भले ही किसी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का गठन हो जाए तो भी वो केंद्र के नियंत्रण से मुक्त नहीं होंगे। इसको काट रहा है वो। समझते हैं कैसे। अनुच्छेद नहीं, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची बात क्या करती है? 7वीं अनुसूची बात करती है संघ सूची की, ये बात करती है राज्य सूची की, और ये बात करती है समवर्ती सूची की। संघ सूची वो है जिन पे केंद्र सरकार विषय बनाएगी, इसमें आने वाले विषय पर निर्णय केंद्र सरकार लेगी। राज्य सूची में आने वाले विषय पर निर्णय राज्य सरकार लेगी, और समवर्ती सूची में आने वाले विषय पे निर्णय दोनों, मतलब संसद और राज्य दोनों मिलकर लेंगे। अब ये बात समझने की है कि या ऐसे लिखते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होगा। पहला फैक्ट तो ये याद रखना। उसके बाद दूसरा फैक्ट इसमें ये भी याद रखना कि वो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे संघ शासित प्रदेश जिनमें विधानसभा है, वो भी विधानसभा है उनके लिए कानून बनाने का अधिकार पूर्णतः गलत हो गया भाई। उनके लिए कानून बनाने का अधिकार केंद्र और उस विधानसभा को होगा। अधिकार केंद्र व उस विधानसभा को होगा, दोनों को ले लेते हैं। होता तो ये था, हम जब राज्य पढ़ते थे तो राज्य में जो विधानसभा है, विधानसभा स्वतंत्र होती थी राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने के लिए। लेकिन जो संघ शासित प्रदेशों में विधानसभा है, ये पूर्णतः मुक्त नहीं है राज्य सूची के विषय पे कानून बना सके। यहां केंद्र भी साथ चलेगा, केंद्र भी राज्य सूची पे कानून बना सकता है। जैसे दिल्ली का मामला है, दिल्ली सरकार, दिल्ली में मुख्यमंत्री भी है, मंत्रिमंडल भी है, इसके साथ साथ उपराज्यपाल की भी व्यवस्था की गई है। अब दिल्ली विधानमंडल या दिल्ली का मुख्यमंत्री राज्य सूची के सभी विषय पे कानून बना सकता है, सिर्फ 3 विषय, एक तो पुलिस, एक लोक व्यवस्था और एक भूमि से संबंधित कानून मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। ये तीनों जो विषय हैं, इन पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र का है। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो राजधानी है देश की, तो केंद्र, राजधानी पर केंद्र का नियंत्रण होना भी जरूरी है।
अब दिल्ली सरकार शोर मचाती है बार बार के पूर्ण राज्य का दर्जा दे, पूर्ण राज्य का दर्जा दे, दिल्ली पुलिस हमारी बात नहीं सुनती है, ये है वो है। तो ये बहुत साफ है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकता है, लेकिन पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि से संबंधित विषय पे मुख्यमंत्री कानून नहीं बनाएगा। ये विषय हैं केंद्र सरकार के। भले ही दिल्ली में विधानमंडल है, भले ही दिल्ली में मुख्यमंत्री है, भले ही दिल्ली में मंत्रिमंडल है, लेकिन इन तीनों विषय पे केंद्र सरकार का नियंत्रण है। तो इसमें जो है आज इसमें इतना ही पढ़ते हैं, इसको लिख देता हूं मैं। दिल्ली में लोक व्यवस्था और पुलिस और भूमि के अतिरिक्त दिल्ली विधानसभा अन्य विषय पे कानून बना सकती है। इनमें केवल केंद्र का नियंत्रण है, केंद्र सरकार द्वारा ही सरकार का नियंत्रण है। मतलब केंद्र सरकार कानून बना सकती है इस पर। ये तीन विषय हैं ऐसे। तो इसमें आज इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार।